बड़ा मेरा फैसला साफ बैठा ना होगा मैंने उधर भी मिलने आप लाउड का इस तरह से शुरू हो रहा है कि उधर चलाते रहे सारी बात वैसे सही है लीडर हां बोला ना मतलब सुनेगी सर जी कुछ लोग वाले सुनी होगी अदरवाइज नहीं सुनी 70-80% लोगों ने बात सुना अब 11-1 नोटिफिकेशन के बाद जहाँ तक मुझे समझ है बाकी मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली है गला भी खराब है बाहर भी चढ़े हैं आप कुछ लोगों के जो बैठे हैं बार बार पिछले 15 दिन से फोन आ रहे हैं स्पेशली प्रधान जी मेरे मगर लगे थे तो 15 दिन तक एक मीटिंग जरूर चलाओ एक मीटिंग एक संघर्ष समिति जो इसी वालों ने बनाई है उनका भी बार आया था उनको बुलाया हुआ था कि आप आ गए प्रोफेशनल मास्टर कुछ उनकी भी इच्छा थी कुछ उनकी भी रिक्वायरमेंट डिमांड्स है तो मैं आप अपने लेवल पे आगे बात कर रहे हैं उन्होंने ध्यान में सानू अपने मसला इस तरह गलत लोग करते हैं तो बोलते रहे पहले तो किसी सुनिया नहीं कि हूँ मेरे हिसाब से जोड़ा वो 90% तक आ चुका था 90 भी नहीं कह सकते 95 बोल 2-4-5% नहीं क्योंकि 11 तो बाद मेरी समझ नाल बाकी प्रधान जी थोड़ा दसन गए क्योंकि आज दिन तक व्यापार मंडल को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया सिर्फ एग्रीकल्चर की बात होती रही जमीनों की बात होती रही कैश क्रॉप की बात होती रही कुछ मसला नहीं कुछ मसला लेकिन एयरपोर्ट की वजह से एयरपोर्ट की जल्द में जो मेन आ रहा है मेन इफेक्टेड है वो गगल का बिजनेस है जिसमें लगभग 99% गगल पूरे का पूरा ही खत्म हो रहा है सारा बिजनेस समाप्त हो रहा है और उसमें मेन समस्या क्या है कि मैक्सिमम हम लोग डिपेंड उसी पे वही हमारी जीविका का साधन अब उसको चलो बनाना है नहीं बनाना बात की बात है अगर बनाना नहीं है तो आज दिन तक हमारे साथ कोई डिस्कशन ना सरकार की ना प्रशासनिक किसी अधिकारी की ना एडमिनिस्ट्रेशन जो कि होनी चाहिए थी बार उनकी मीटिंग होती रही है जाते रहे जो मसले थे जो मुद्दे थे हमने दिए उन्होंने रखे लेकिन आज दिन तक मेरे हिसाब से हमारी कोई काम हुआ नहीं नोटिफिकेशन के बाद एक घटना में इन लोगों को ये लगा कि पूरा का पूरा बाजार ही साफ है यहाँ से लेके नीचे तक कोई लाल लकीर है कोई शामलात है कोई अलॉटमेंट है कोई 50 साल है कोई 60 साल है कोई 70 साल है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसने पूरी ज़िंदगी लगाई हुई है बैठा हुआ है बनाया हुआ है उसको अपने खून पसीने से सींचा हुआ है तो आज वो मालगी है तो एयरपोर्ट बनाना तो सरकार की इतनी ही ज़रूरत है वो बनाना चाहती है वो सेकेंड इशू में बढ़ना है नहीं बढ़ना है बनाना ही बनाना लेकिन बाजार में आके एक बार कभी डिस्कशन तो करके किसी को वो बड़ा एक मेन इशू था अब 11-1 के बाद क्या है सारे लोग समझदार 60 दिन का एक टाइम होल्ड होता है कागजी कार्रवाई है सारी जो ना करना करिए आगे न करें 60 दिन के टाइम बाउंड में आपको जो आपकी आपत्तियाँ हैं पर्सनली सबकी वो आप हमारा नंबर 214 नीति सचिवालय धर्मशाला उसमें आप रिटर्न में सबमिट करवा सकते हो 214 में वो आप रिटर्न में सबमिट करवा सकते हो कि मेरी ये आपत्ति है भाई एयरपोर्ट बढ़ना है या नहीं बढ़ना है अगर बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है मेरे को क्या दिक्कत है क्या परेशानी मेरे लिए आपने रिहेबिलिटेशन का क्या सोचा है रीसेटलमेंट का क्या सोचा है मुआवजे का क्या सोचा है मेरे करोड़ों के अगर बैंक लोन है उसके बारे में आपने क्या सोचा है क्या विचार किया उसके ऊपर आगे मेरी रोजी रोटी जो मैं डिपेंड है उस पर वो कैसे चलेगी नई जगह जहाँ मैंने सेटल होना है आप हमें अलॉटमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अगर कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो मेरे हिसाब से बाकी दोस्त का निकल चुके थे फिर भी आप सबकी अपनी अपनी राय है इसमें ये नहीं है कि मेरी को पर्सनल राय है जो सारे की राय है तो क्या करना चाहते हो अपने अपने विचार थोड़े रखो उसके बारे में कुछ रणनीति बनाओ कि आगे क्या करना है क्योंकि 11 मई तो बाद को 7 दिनों के अंदर ही ना दी 12 का काम शुरू हो चुका है तो 12 में जो प्लान है वो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट ही होता है 12 में तो 12 दिन बनाना है इस वजह से 12 वास्ते अगर प्रेशर बनाना चाहते हो तो 12 का प्रेशर कितना बनाना हूँ 21 तरीक को और मीटिंग है वो भी पंचायत की साड़ी नहीं कोई गवर्नमेंट हमें अगर बुलाएंगे बिठाएंगे तो हम बाजार का मसला रखेंगे बिजनेस का मसला रखेंगे हर नागरिक का मसला आ जाएगा तो 12 के बाद तक वो फाइनल एक सबसे बड़ी समस्या कॉपरेशन जीरो है तो कॉपरेट नहीं करते साथ नहीं देते हालांकि ये जो मसला था बड़ा संगीन और बड़ा खतरनाक मसला था जो शुरू से हम शायद 2 साल ही हो गए रैली रैली जब स्टार्ट की है गदल अच्छा शुरू आपको बड़ा अच्छा कॉपरेशन मिला बाद में कुछ डिवाइडेशन भी हो गई खैर अपनी अपनी
सबकी राय होती है, अपनी अपनी सबकी इच्छा है, किसी को हम फाउंडेशन भी नहीं कर सकते, कोई इसके फेवर में है, कोई इसके विरोध में है, कोई किसमें है। अब 11 के बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इसके ऊपर क्या किया जाए, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। बाकी ज़्यादा अलाव नहीं कर रहा ज़्यादा प्रधान जी लोगों का थोड़ा यार, और काफ़ी लोगों के सच्ची गल पूछो तो बुरा नहीं बनना, मेरा इतनी मीटिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि लोग कॉपरेट नहीं करते हैं। 200 की इच्छा होती है तो 25 लोग आते हैं, आज फिर भी थोड़ी सी हाजिरी है, और उतनी हाजिरी नहीं है जितना बड़ा मसला है। मसला बहुत बड़ा मसला, कोई छोटा मसला नहीं है कि एयरपोर्ट की जद में आप सैकड़ों परिवार, सैकड़ों बिजनेस प्रमाइसिस, आपके इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब, इतना बड़ा बाजार, इतना बड़ा इलाका, हजारों लाखों की रोजी रोटी उसी पे डिपेंड है, उसी पे उनका जीवन सारा चलता है, उसके बिना उनका सर्वाइवल। आज तो खुद दुकान के मेरे साथ साथ जो भी जाके खोल के 10 साल तक आज के दौर से सेटल करके रखा बहुत बड़ा होता है। पहले दौर कुछ होता जो बुजुर्ग का हेलो बीच में बातें नहीं करनी है, अगर करनी है तो बात बात कर सकते हो, क्योंकि आगे समाज दूसरी बड़ी है ना। तो यार मसला बड़ा गंभीर है, वो दुख तब होता है कि हम अरेंज तो कर सकते हैं, ये भी करते हैं, पैसे भी लगा रहे हैं। मैंने किसी से पैसों के लिए ना बोला, ना मांगे, ना बोला किसी को, लेकिन मसला जन हित का मसला है। मैं भी आपके साथ, मेरा भी मसला है, मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मेरे को भी दिक्कत है, मेरे को परेशानी है, पर ये मसले ऐसे होते हैं जिसमें जब तक आप यूनाइट नहीं हो, जब तक आप इकट्ठे नहीं हो, या एक मत में एक स्वर में नहीं, तब आपको नुकसान होता है। और ये जो आप प्रेजेंट आप नुकसान देख रहे हो 2 दिन पहले वाला, ये भी आपके एक मत ना होने की वजह से आपको नुकसान होता है। शायद अगर आप एक मत होते, बनता या नहीं बनता सेपरेट थे, लेकिन आपको एक ही ट्रैक पे चलना चाहिए। जो यहाँ चलने वाले बड़ी नहीं है, लेकिन समझ नहीं है तो अभी भी आपके पास ज़्यादा समय तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। 11 के बाद 12, उसके बाद फाइनलाइज है, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। तो और भी मसला है, उससे विचार करो किस दिशा में जाना चाहते हो, किस ट्रैक में चलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, फेवर और विरोध करते हो। एक ट्रैक पे अब पहले तो कुछ विरोध कुछ फेवर था, अब कुछ लोग हैं कि 7 लाख या जितनी भी अलॉटमेंट्स हैं उनका कुछ नहीं बना होगा, ना ही सारे साहब। यही मसला बड़ा गंभीर है, छोटा मसला है। बाकी धन्यवाद आप सभी ने टाइम निकाला, लेकिन काइंडली ये मसला सभी के घरों का, सभी की रोजी रोटी का, सभी के परिवार का है। तो मेरा कल्ले का भी नहीं करेगा, कल्ले का भी नहीं करेगा, सारे सारे इकट्ठे हो गए, कॉपरेट करके चलोगे, ठीक रहोगे, जैसे ही अपने अपने डबली से अपना बड़ा रास पैदा रहा, तो इसका फायदा सरकार उठाएगी, जो उठा रहे हैं उसकी स्टार्टिंग होगी। नोटिफिकेशन में देखा। मैंने आपको आज से 6 महीने पहले जब से ये शुरू हुआ था, मैंने सबको बोला था कि कम से कम वो लोग जो पंचायत डे और आबादी डे में बैठे हैं उनको एकजुट हो जाना चाहिए और सरकार के पास जाके ये कहना चाहिए कि पहले हमारा फैसला करिए, हम जहाँ बैठे हैं या तो ज़मीन को हमारे नाम कर लीजिए या हमें कंसीडर करिए कि हम यहाँ पे हैं, उसके बाद आगे की मसला आप करिए। लेकिन उस टाइम बहुत से लोगों का ये मानना था, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, काफ़ी लोग यहाँ बैठे भी हैं, कि भाई कोई बात नहीं, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो सबके साथ हुआ वो हर किसी के साथ नहीं हुआ है।
और आगे जब आपके रिहेबिलिटेशन और आपके कंपनसेशन की बात आएगी तब भी ऐसा ही होगा। जो सबके साथ हो रहा है वो सबके एक साथ नहीं होगा, वो भी ऐसे ही होगा। आज आप इतने लोग आए, तब और भर के लोग आएंगे, क्योंकि तब और मसले होंगे। उन लोगों के मसले भी होंगे जो इच्छुक हैं, जो नहीं हैं, जो मलकीत पे हैं, जो नहीं, जैसे भी हैं वो मसले आएंगे। क्योंकि इतनी ज़मीन की इतनी कैटेगरियाँ बना दी गई हैं, इतना डिवाइडेशन करा है, उसमें आपका व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी कैटेगरियाँ हैं। इतनी मोटी किताब है कैटेगरियों की जो उन्होंने बनाई हुई है, जिसमें आपके व्यापार को भी बांट दिया गया हुआ है। आपकी ज़मीनों को तो बांटा है, लेकिन आपके व्यापार को भी बांटा हुआ है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि व्यापारी वर्ग जो है, जो मुझे भी वैसा ही मिल जाएगा जो उसको मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है सरकार की नज़रों में। अगर आपने इन सब पॉसिबिलिटीज़ को लाना है तो आपको सबको, जो चाहता है वो भी, जो नहीं चाहता है वो भी, जिसे मिल रहा है उसको भी, जिसे नहीं मिल रहा है उसको भी, एक ही बैनर तले आइए और एक ही उसमें संघर्ष करिए। मैं पहले भी कहा था कि हम लोग शामिल नहीं रह सकते, ना मैं रहूँगी शामिल उसमें, ठीक है। आपको अपना ही टिकट बनाना है और आपको अपने आप ही इकट्ठे होकर चलना है। आज जो पोजीशन आई है नहीं आनी थी, अगर वो बात आपने मानी होती, उस टाइम इकट्ठे होते, चाहे आप डीसी ऑफिस का घेराव करते, चाहे आप शिमला जाके वहाँ बैठ जाते, कि वही पहले सरकार हमारा जो है, जो हमारी मसला है ज़मीन का मसला, हम कहाँ बैठे हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं। जो पंचायत ने हमें ज़मीन दी है जहाँ पे हम बैठे हैं, वो क्या हमारे नाम है कि नहीं है, हमें आप कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे, किस कैटेगरी में करोगे, आप इक्वल वो बनाएंगे या आप मरला जैसे भी आप फैक्टर के हिसाब से हमें कंसीडर करें। कंसीडर करने की भी बहुत सारी कैटेगरी है। देखिए वो जैसे पंचायतें, लैंड है, पंचायतें अब भूल जाइए, पंचायतें रही नहीं है। ये जो जगदल की ज़मीन है, आज से 6-7 साल पहले आपकी ही पंचायत ने NOC दे के इसको भारत सरकार लैंड घोषित किया हुआ है। तो ये जो आपकी लड़ाई है सीधी सरकार के साथ है, पंचायत के साथ कुछ नहीं है। पंचायत आज कुछ नहीं कर सकती कि वे जो आपको लैंड मिली है उस लैंड को हम आपको दिलाएं या दें, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, बुरा लगेगा लेकिन सच है कि जिस किसी जो कोई पंचायत लैंड में बैठा है वो कागजी तौर पे या प्रशासनिक तौर पे अलॉट नहीं हुई है किसी को भी। जब भी कोई पुराने प्रधान हुए होंगे, उनका अच्छा दिल दिमाग जो भी रहा होगा, लैंड खाली थी यहाँ पे, उन्होंने कहा जी 2 कमरे आप इधर बना लो, आप इधर बना लो, आप इधर बना लो, आप इधर बना लो। बट ये जो लैंड है वो कागजी तौर पे अलॉट नहीं हुई। अगर कागजी तौर पे अलॉट हुई होती तो आज कहीं ना कहीं किसी का नाम वहाँ पे कंसिडर हुआ होता। जो भी भारत सरकार दे लैंड है, आबादी दे लैंड है, वो आबादी दे किस लिए है, आबादी दे आपको वहाँ पे क्यों शो हुआ है, आबादी दे इसलिए हुआ है, वो लैंड है तो सरकार की, बट उस पर आबादी आ गई। और जब कभी भी बंदोबस्त हुआ है तो वहाँ देखा गया है कि हमारी लैंड है बट यहाँ पे आबादी बन गई हुई है, तो सरकार ने उसका एक नंबर बना दिया बड़ा और उसको नाम दे दिया आबादी दे। जो मलकियत होती है उसकी नंबरिंग पड़ती है, 500, 600, 400 बटे में आ जाती है, इसमें आ जाती है, उसमें आ जाती है। और जो आबादी दे होती है उसको एक ही वो कंसीडर कर लेते हैं कि एक बड़ा सा टुकड़ा, ये हॉल जो सरकारी है, इसमें आप इतने सारे लोग बैठे हैं, उसको बोल दिए कि वहाँ पे आबादी है। एक किस्म को तो सरकार कंसीडर कर रही है कि आबादी है, कोई लोग हैं, लेकिन एक किस्म को सरकार कंसीडर भी नहीं कर रही है, उसमें ना उसकी कोई आबादी है ना कोई है, वो अपनी लैंड को खाली मान रही है इस टाइम, कि जिसका उन्होंने कोई नाम नहीं रखा है, कोई आबादी दे नाम नहीं रखा है, कोई भारत सरकार दे नाम नहीं रखा है, कोई नाम नहीं रखा है, ना उन्होंने कोई नंबर दिया, क्योंकि सरकार अपना ही नंबर क्यों घोषित करेगी, वो आपका नंबर घोषित करेगी, वो अपना नंबर नहीं घोषित करेगी, ना अपने नंबर के लिए मुआवजा देगी वो। अब ये था कि जो बात 6 महीने पहले, साल पहले बिना पैसे से सिर्फ इस तरीके से हो सकती थी कि इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होते और बैठ जाते कि भाई आप बनाइए एयरपोर्ट, कोई भी उसमें नहीं है, आप बनाइए एयरपोर्ट, लेकिन हमारी पोजीशन क्लियर करिए, पहले हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी पोजीशन क्लियर करिए। अगर आप ये कर पाते हैं उसके बाद आगे चलिए आप। ये बात मैं कम से कम हर मीटिंग में बोलती रही, बताती रही, सबको करती रही, लेकिन पता नहीं अब नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, या मानना नहीं चाहते थे, या ऐसे चाहते थे कि जब सिर पे पड़ जाएगी तब है। अब जो चीज़ है, अब आप इस चीज़ के लिए पैसे लगा के करोगे, अब आपको तरह तरह के केस लड़ने पड़ेंगे, अपने आप की अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा आपको कि मैं भी यहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है इधर।
मेरी बात भी हुई थी इस मसले पे, मैं कल से ही बात कर रही थी, कोई रेवेन्यू के हैं किसी से भी हैं, लेकिन उनका यही कहना था कि भाई है तो ये सरकार की, हमारे पास सरकार की लैंड है ये, और कई जगह पे हमारे पास ऐसा कि उसमें कोई रहता ही नहीं है, खाली लैंड है, अलॉटेड नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ उस पर। और आबादी दे में आबादी आई हुई है, वहाँ बैठे हुए हैं लोग, उसको हम देख रहे हैं, उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन है, उसके लिए कोई फैक्टर करेंगे तैयार हो, कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा सिर्फ बर्बली है, कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई उसके लिए नियम कानून है। और जो दूसरा है तो दूसरे के लिए हम चूक गए, उसके लिए जो हम फ्री में करा सकते थे, जो हम सिर्फ बोल के करा सकते थे, थोड़ा सा प्रेशराइज करके करा सकते थे, आज हम वहाँ पैसा लगा के कराएंगे। अगर वो भी आप में इकट्ठ होगा और आप कराना चाहें तो, ऐसे वो नहीं होगा। कभी भी सरकार थाली में परोस के नहीं देती है किसी को, न देगी वो उसने हाथ इसलिए डाला है कि उसने देखा है कि 95% गद्दल जो है वो सरकारी में बैठा हुआ है, हमें सिर्फ 5% को देना पड़ना है, बाकी किसी को नहीं देना पड़ना है। ये सरकार की मंशा है। अब आपने उसकी मंशा को और बढ़ा दिया अपने आप को डिवाइड करके। जब आप इकट्ठे नहीं होते हैं तो दूसरे आदमी का हौसला बढ़ता है और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही हुआ यहाँ पे भी, आप 11 तक पहुँचे हैं जब आपने बोला नहीं है कुछ भी। जब अगर आप बोलते, अगर आप अपने हक के लिए लड़ते तो ये स्टेप शायद रुकता, पीछे हटता, वो इसके लिए रुकते, आपके लिए सोचते, कोई इसका जस्टिफिकेशन देते हो, तब ये चीज़ पॉसिबल थी। और 100% पॉसिबल थी, ऐसा नहीं था कि नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल की चीज़। लेकिन अब इसको आपने उलझा दिया, ये सरकार भी एक कानून के अंडर आ गई और आप भी उस दायरे के अंदर आ गए। अब जो है, अब जो चीज़ है वो लड़के भी पता नहीं मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इसके लिए लड़ना तो पड़ना ही है। दूसरी बात ये है कि जब आप आगे का कर रहे हैं कि ये जी मुआवजे, जब आपको कोई भी मिलना है, कोई फैक्टर लगेगा, फैक्टर 12 में लगेगा आपको, फैक्टर ये 12 में शो करेंगे आपके लिए। लेकिन जब फैक्टर शो हो जाएगा तब आप फैक्टर के लिए भी लड़ पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ एक बार सरकार ने आपके ऊपर थोप दी वो आपके इट मीन्स कि आपके सोचने समझने के बावजूद थोपी है उन्होंने, आपको बताने के बाद थोपी है। एक्ट उन्होंने पहले आपको कर दे दिया था, एक्ट में उन्होंने सारा ये क्लासिफिकेशन हुई कि किस धारा में कौन सी नोटिफिकेशन आ जानी है आपके लिए। हमने उसको पढ़ा भी, हमने उसको सुनाया भी, हमने उसको सबको बोला भी, लेकिन शायद लोगों ने ऐसे ही समझा कि एक्ट नाम की ऐसी चीज़ होती है, कोई बात नहीं है ना। जब आपका एक्ट फ्लोट हो जाता है तो इट मीन्स कि आपने उसको एक्सेप्ट करा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है। जब आप चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको डिनाई कैसे करोगे? फिर आप उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जो करना है, जो सोचना है, जो भी है करना आप लोगों ने, ठीक है जी। प्रधान कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, पंचायत कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आप अपनी एक कमेटी बनाओ, संघर्ष समिति बनाओ, कुछ बनाओ, हम आपका पुश बैक है, हम आपके पीछे चलेंगे, आगे भी चलेंगे, पीछे भी चलेंगे, जो हमसे मदद हो सकती है वो करेंगे। अभी भी रेवेन्यू का ये कहना है कि हमें पंचायत से इस मसले पे बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है और हम आपसे मदद चाहेंगे। हमारी 101 नहीं 201% ये है कि हम जहाँ बोलेंगे, अगर शिमला चलने को भी बोलेंगे कि आप अपने लोगों के लिए करो, आपको ये करना पड़ेगा, मैं वहाँ जाने को भी तैयार हूँ। मैं वहाँ जाने, अगर उससे कम गाँव के 300 परिवारों का भला होता है तो वो भी करने को तैयार है, लेकिन 300 तो आगे आप चलोगे ना, आपको आगे चलना पड़ेगा, तब आपके पीछे कोई चलेगा, वरना किसी को कोई ऐसी पड़ी नहीं है कि वो खुद भागता रहे, ठीक है जी। तो वो आप लोगों को तय करना कि आपने करना क्या। इस मीटिंग को बुलाने को कोई ये नहीं था कि मैं या प्रधान जी या कोई भी आपको कुछ बोल लेंगे कि भाई आप ऐसा मत करो, आप एजुकेशन कर दो, आप फलाना कर दो, आप ठीक ना कर दो। जो ये चीज़ें हो सकती थी वो आपने टाइम यूज़ कर दिया है। ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हो सकती थी और इन चीज़ों का इफेक्ट भी होना था, और इतना इफेक्ट होना था कि आप जहाँ इस चीज़ के लिए यहाँ बैठे हैं वहाँ आप नहीं बैठे होंगे, ये सीधी सी बात है। लेकिन आप लोग ना खुद में जुड़े, ना आप उनके साथ जुड़े जो संघर्ष कर रहे हैं, ना आप पंचायत के साथ जुड़े, किसी के साथ भी आप नहीं जुड़े। हाँ, आपका इक्का दुक्का DC, SDM, ADM के साथ संपर्क रहा, लेकिन इतना मानिए सरकार है, वो सरकारी अधिकारी हैं, वो वही करेंगे जो गवर्नमेंट उनसे कराएगी और कराना चाहेगी। कोई भी अपनी जो सर्विस बुक जो अपनी कुर्सी को ताक पे नहीं रखता, और खासकर लोगों के लिए उन्होंने वही करना जो गवर्नमेंट उनसे करवाएगी, जो उनको बोलेगी, और वो इंटरप्रेट भी वही करेंगे गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट सुनना चाहती है।
वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आज बगल में मीटिंग हो और ऐसी ऐसी बात हुई। अगर उनको पूछा जाएगा तो बोलेंगे बस ऐसे था, 10-12 लोग इकट्ठे हुए और ऐसे थोड़ी बहुत बात हुई, कोई इफेक्ट नहीं है इसका सर, आप रहने दी जाने की टेंशन मत लो, कोई इफेक्ट नहीं है इसका। वो ऐसे इंटरप्रेट करेंगे इस चीज़ को। आपने इसको कैसे कराना है वो आपने कराना है और कोई नहीं करा सकता। अपनी मदद अगर आप खुद करेंगे तब आप बाहर के लोग आपकी मदद करेंगे, वरना कोई नहीं कर सकता आपकी मदद। एक और रिक्वेस्ट है मेरी पत्रकार बंधुओं से कि बड़ा दुख है इस बात का कि जब भी सीएम इधर आते हैं, कोई भी इधर आता है, कुछ भी आता है ना, एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि एयरपोर्ट कब बन रहा है, प्लान नोटिफिकेशन कब हो रही है। लेकिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने कभी ये नहीं पूछा कि हम भी गगल के रहने वाले हैं, हम भी इच्छी सौड़ा के रहने वाले हैं, हमारे लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए आपके पास क्या प्लान है। किसी भी पत्रकार ने ऐसा नहीं पूछा और ना इसको कभी हाईलाइट मिली इस चीज को। वो भी आप अपने पक्ष रखिएगा, आपको इसका मिलेगा है ना, आप अपने। और क्योंकि सुनिए, जब भी किसी कोई भी चीज़ होती है उसको बल कहाँ से मिलता है, एक लोगों से मिलता है, एक मीडिया से मिलता है, और अब तीसरी चीज़ है सोशल मीडिया से मिल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे मेरे को इस बात का भी दुख है कि सोशल मीडिया पे जो लोग अच्छा काम करते हैं, मैंने इनकी भी पोस्ट देखी हैं और लोगों की देखी हैं, लेकिन बाद में रिएक्शन में कमेंट भी मैंने पढ़े हैं कि वो लोग कमेंट क्या करते हैं, इतने हास्यास्पद और इतने मतलब इरिटेटिंग कमेंट होते हैं कि जो बेचारा कुछ लिखता भी है अच्छी बात, वो भी ये सोचता है कि भाई मैंने अपने सिर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो कम से कम आप पर्सनली मत ना सोचिए, आप लोगों की सोचिए। मैं अगर पर्सनली सोचूंगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी ऐसी जगह जमीन पर नहीं बैठी हूँ कि जो मुझे कुछ मिलना नहीं है। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लैंड है वो मेरी ही रहे, मेरे बच्चे यहाँ रहें, और जैसे हमें किसी से ट्रांसफर हुई हम भी इनको ट्रांसफ़र करें और यहाँ पे वो अच्छी तरीके से रहें। जैसे इतनी अच्छी सुख सुविधा, इतनी अच्छी जगह हमें कहीं प्राप्त नहीं होंगी। आप कहीं भी चले जाना, आप करोड़ अरब रुपये लेके चले जाना, आपको हिमाचल में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी जगह। और अब तो आप रोड के किनारे रह भी नहीं सकते, क्योंकि जब 4 लेन 6 लेन बनेंगे तो 75-100 मीटर तो ऑलरेडी फ्रीज हो जाएंगे, तो आप बिज़नेस वहाँ कर ही नहीं सकते। आपको लिंक रोडों पे बिज़नेस करने पड़ेंगे। आप तो आप देखिए कि आप इतनी अच्छी जगहों पे, इतने अच्छे सेटअप पे बैठे हैं, लेकिन आपको फिर भी उसकी कदर नहीं है। कदर कब होगी? जब आप धीरे धीरे वहाँ से खिसक जाएंगे। जब आप आधार खिसक जाएगा तो इस चीज़ की कदर आपको समझ में आ जाएगी। बात छूट रही है, लेकिन मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये जोर दें इस चीज़ के लिए। हम भी इसी में रहते हैं, ये भी इसी में रहते हैं, इसी जद में आ रहे हैं। ये जो होते हैं, मुझे भी पता है कि पॉलिसीज़ होती हैं न्यूज़पेपर की कि किस खबर को बड़ी अच्छी प्लेसमेंट देनी, किसको नहीं देनी, किसको मारना है, किसको उठाना है। बट ये है कि हर खबर में आप अगर एक बात जोर दे के कहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई न्यूज़पेपर उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा कि भाई आप जो बोल रहे हैं, आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, लेकिन आपने क्या एक शब्द उन लोगों के लिए बोला कि भाई इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। जो ये पंचायतों या सरकारी ज़मीनों पे, पट्टे की ज़मीनों पे लोग बैठे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं जानती है, सरकार के पास कागज है, सरकार खुश है कि 95% गगल जो है वो सरकारी है, वो जानती है कि सरकारी है, लेकिन वो तब तक नहीं बोलेगी जब तक आप नहीं बोलेंगे। वो उसको तो स्टार्टिंग से ही पता क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट शुरू से चल रहा है, आज कोई नया थोड़ी बना। उनको पहले से पता है कि यहाँ क्या स्थिति है, तो क्या उनको कंसिडर करना नहीं चाहिए था? क्या किसी अधिकारी को यहाँ आके उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या पंचायतों में आके उनसे बात पूछना नहीं चाहिए था कि आपकी पंचायतों में कितने लोग हैं जो आपकी सरकारी लैंड पे बैठे हुए हैं? हमें उसका रिकॉर्ड दीजिए, हमें उसका ब्यौरा दीजिए। आज जो अधिकारी कहने पे ये बोल रहे हैं कि हमें पंचायत की मदद चाहिए होगी, आप हमें गाइड करना कि कौन सा बंदा कहाँ बैठा है, हम थोड़ा सा उसके लिए कुछ कम से कम इन रिटर्न आगे पेश करेंगे, कुछ करेंगे। क्या वो कहने पे आपके दिमाग में आई? आपके पास पेपर, आपके पास सब कुछ तो पहले से ही था, तो आपको क्या अब हमारे कहने से वो बात समझ में आई? आपको पहले क्यों नहीं आई? मेरा क्वेश्चन था, मैं इच्छी से बिलोंग करता हूँ, हमारी हमसे 2 बार मीटिंग होती है, लोग पढ़ तो लेते हैं कि भाई इच्छी वाले देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, जब इच्छी में हो रही है तो बगल वाले क्या थोड़ी देर सकते हैं हमारे साथ। देखिए मैं पहले बोल चुकी इस बात को, कहीं भी हो पेपर में तो मतलब हम ही इसको करते हैं हाईलाइट। चाहे आप बात की रही हो, कंपनसेशन की रही हो,
माल रहते तो सारा हम ये करते हैं। मैडम जी इसको मैं क्लियर करना मेरी इसमें 10 कनाल जमीन जा रही है, होटल जा रहा है, पैलेस जा रहा है, बगीचा जा रहा है, सारा जा रहा है, तो मैं खुश हूँ। आप खुश नहीं है, लेकिन सीएम साहब इधर आए थे, एयरपोर्ट पे आए थे, अपने बात भी करी। सुनिए, अगर क्वेश्चन देखिए, कभी भी ऐसी हाईलाइन नहीं आई, सुनिए, कभी भी ऐसी हाईलाइन नहीं आई कि मैंने पूछा लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। आप इस बात को भी पता रहती है, हम पूछ रहे हैं लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। मैं बोल तो रही हूँ कि पेपर की अपनी वो है, अपनी है कि उनको किस तरह से खबर को हाईलाइट करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन बोलना तो आपको है ना, क्योंकि आप भी इस लाइन में जुड़े हुए हैं, आप भी पत्रकार क्या होता है। मैंने बताया ना हाईलाइट करना है कि नहीं करना है। गद्दल की बैठक चली हुई है। आप लाइव देख रहे हैं समाचार हिमाचल से। बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पत्रकार बंधु जो है हमें हर जगह हर समय इन्होंने, गद्दल के पत्रकार हो, इन्होंने हर जगह हर समय पूरा कोऑपरेट किया, पूरा साथ दिया, हमारे हर मुद्दे को, हर मसले को उठाया है। वो मैं उनका थैंकफुल हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ भी हम बुलाते हैं हाजिर हो जाते हैं, जो भी हमारा मसला होता है उसको बड़ी संजीदगी से उसको उठाते हैं। प्रधान जी का एक छोटा सा शिकवा था, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत हो गया। अगर उनको बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गद्दल की तरफ से बात करते थे, गद्दल की तरफ से आप हुए इन्होंने शिकायत से कोई गलती लागू हुई है। गद्दल की वापसी होते हुए आप एक
आपके पास है उसको कम से कम आपके वो किसी न किसी तरीके से आपके वो हाथ में आ जाए, आपके नाम में आ जाए, आपके कैटेगरी आ जाए, चाहे एयरपोर्ट को छोड़िए चाहे बने ना बने, लेकिन इस जरिए से आपको कम से कम पता तो चल गया कि आप हैं भी कि नहीं है। क्योंकि कल भी मुकाबले में थे, आगे आपकी फैमिली आगे मेंबर आए वो भी इसी मुकाबले में रह जाने थे, तो कम से कम चलो कहीं ना कहीं यही भला होता है। आप ये तो सोचिए कि कम से कम आगे पता तो चला कि आप हैं ही नहीं है, हमें नसीब नहीं करें तो आप कराइए ना उसको, आप करिए उसको वो कुछ और ये कराना पड़ेगा, क्योंकि कल को भी तो आगे चलते रहना ही नहीं है। वो भी आप यही बताएंगे कि भाई सरकार अगर अलॉट करेगी तब भी आप बताएंगे कि मैं भी हूँ, मेरा नाम भी है, अगर मुझे भी अलॉट होनी चाहिए, वहाँ आपका नाम नहीं है, वो तो आप आगे जाके बताएंगे कि मैं भी नगर का वासी हूँ, किसी न किसी तरीके से पंचायत से लिखा के लेके जाएंगे, पटवारी से लिखा के लेके जाएंगे, नहीं करके जाएंगे, तब वो मानेंगे कि हाँ बाकी आप ही हैं, चलो आगे अलॉट होगा तो आपको भी देना है, वरना तो उनकी नजरों में है ही कुछ नहीं, किसको देंगे। तो ये अपने आप को आगे रख के अपनी आइडेंटिफिकेशन आपको खुद बतानी है इस टाइम कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो भी है आपकी रिहेबिलिटेशन जो आपका मुआवजा है वो लड़ाई फिर इसके बाद साथ में वो आपको लड़नी पड़नी, वो हमें भी लड़नी पड़नी, आपको भी लड़नी पड़नी, क्योंकि इतना डिवाइड कर रखा है कि बाद में जब मिलेगा, जब हासिल होगा ना तो पता नहीं चलना है कि किसका क्या मिला, जमीन का क्या मिला, मकान का क्या मिला, दुकान का क्या मिला या बिजनेस का क्या मिला, वो आपको पता नहीं चलना कि मिला क्या है, वहाँ पर क्लेरिफिकेशन ही नहीं कर पाएंगे उसमें। तो कम से कम आज क्लेरिफिकेशन पूछिए ना कि आपने किन किन कैटेगरियों में किस को रखा। आदमी आपत्ति तो तब कर सकता है ना कि आपने वो कैटेगरी बनाई हो कि भाई मैं इस कैटेगरी में नहीं आता, मैं इसमें आता हूँ, आपत्ति तो आप तब करेंगे ना जब आपके ऊपर बाद में थोप ही दिया जाएगा कि भाई आप इसमें थे ही, आप इसमें आ गए, आप उसमें आ गए, आप उसमें, तो आगे से आगे देखना, पूछना और उसको पारदर्शी तरीके से अपने पास लाना। तो एक बात और कहना है उसमें होगी, इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को, आपने खबर पड़ी थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को हम एक प्लान दे रहे हैं, शायद किसी को नहीं पता होगा कि प्लान क्या है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सरकार से पिछले 1 साल से इंडिविजुअल को 10 टाइम प्लान मांगा है कि आपके जो लोग गुजर रहे हैं या आपके जो लोगों का बिजनेस जा रहा है, आपके लोगों का जो जितना भी नुकसान हो रहा है, सरकार उसके लिए क्या प्लानिंग की है सरकार ने और क्या प्लान बना के रखा है। अब मुझे ये बात बताइए कि सरकार ने खबर लगवा दी, घोषणा कर दी कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्लान दे रहे हैं, अब उस प्लान में वो क्या दे रहे हैं कि आपको पता चला या किसी को पता चला, किसी ने कोई आरटीआई डाली, वो प्लान है क्या? उस प्लान में आपकी जिंदगी है सारी, उस प्लान में आपका जो है जमा पूंजी उस प्लान में है सारी, क्योंकि वो प्लान उनकी फाइल में लगेगी, वो फाइल जो है आपकी सेंटर तक जाएगी और उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी बताएगी कि हमारी तरफ से, हमारी वजह से जो लोगों का नुकसान हो रहा है सरकार उसकी भरपाई इस तरह से कर रही है, तब उनको परमिशन मिलनी है इस चीज़ की आगे चलने की। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी आगे पट्टी जो भी बनाएगी उसका एक ही काम, 2 काम है, पट्टी बनाना और एक 4 दीवारी करना, बाकी काम स्टेट गवर्नमेंट का है। तो वो बाकी का वो अपना काम तब आगे बढ़ाएगी जब वो उस रिपोर्ट को पेश करेगी वहाँ पे। तो उस रिपोर्ट में आपकी जिंदगियाँ हैं, आपके जो जमा पूंजी हैं, उसमें वो चीज़ें हैं उस रिपोर्ट में, अगर सरकार ने दी है तो भी और नहीं दी है तो भी, वो ट्रांसपेरेंसी आपको लेनी है कि दी कि नहीं दी, और दिया तो उसमें दिया क्या बोल दिया ऐसा उन्होंने कि हम सरकार हम लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं और जिसको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मान ले। तो इन चीज़ों को क्लियर करिए कि इन चीज़ों को क्या डीसी ने क्या बोल दिया, एडीएम ने क्या बोल दिया, उससे कोई मायने नहीं वो करते हैं, वो मायने नहीं करता, पेपर मायने रखते हैं। ये पेपर बना के क्या दे रहे हैं आपके लिए, आप इतना वो मायने रखता है और उसी के ऊपर आपको कंपनसेशन तय होगी। और जो एक बार ऊपर से आ जाएगा ना उसको ना मैं डिनाई कर सकूँगी ना आप कर सकते, ना कोई और तीसरा भी नहीं कर सकेगा उसको डिनाई, क्योंकि वो मान्य होके जा रहा है यहाँ से सरकार से, आपकी गवर्नमेंट से वो मान्य होके जा रहा है, तब सेंट्रल पे वोट लगाएगा, तब आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको मान्य कर रही है और वो दोबारा से इनके पास आ रहा है कि बाकी आप ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं 2013 के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, जिसमें आपको फैक्टर 2 है, लेकिन जब आप भूअन ग्रेड की नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसको 2015 के तहत क्यों निकालते हैं, उसको भी 2013 के तहत क्यों निकाला,
एक फैक्टर ये भी है कि 5-6 बार भी लोग गुजर चुके हैं। एक फैक्टर ये भी है कि लोगों का सारा ही काम छाम जो है वो बिजनेस पे डिपेंड है। कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं है तो 5% को छोड़ दे। तो क्या ये चीजें सरकार ने कंसीडर करी? क्या किसी ने जाके ये चीज पूछी उनसे? क्या कोई RTI डाली किसी केस के ऊपर? कुछ नहीं किया। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आपने बैठ के मीटिंगें की कि कितने दिन जाने, वो भी आप खुद से क्या कर रहे हैं। ये चीजें बाद में पता चलेंगी कि सरकार ने मुआवजा भी कैसे कंसीडर करा है। वो आपके कहने से नहीं होगा कि जिस साल के हिसाब से जाएगा उसमें उसने कितनी कैटेगरी में पढ़ाई होगी आपको बाद में पता चलेगा। और उस टाइम कोई आपके पास चारा नहीं देगा कि आपके पास क्या करेगा। अगर अपना पैसा कोर्ट में लड़ाई लड़के लिया तो क्या लिया? ज़्यादा तो आपका कोर्ट ही ले लेगा, वकील ही ले लेंगे। परसेंटेज के हिसाब से आपको कोर्ट मिलना है तो 10% फैक्टर मेरे लिए, बाकी केस लड़ेंगे, देखी जाएगी। तो ये चीज़ें आप सोच के चलिए। इकट्ठे होना है होइए, नहीं होना है मत होइए। लड़नी है लड़ाई लड़िए, नहीं लड़नी है मत लड़िए। आपकी अपनी इच्छा है। पंचायत जहाँ तक होगी, पंचायत, व्यापार मंडल, संघर्ष समिति, ये वो जहाँ तक होंगे आपका सहयोग करेंगे। लेकिन तब सहयोग करेंगे जब आप अपना सहयोग खुद करेंगे। ऐसे किसी को नहीं करिए। इस मीटिंग को आप लास्ट समझिए और बाद में जो होगा वो आपके कहने से ही होगा। आप कहोगे तो करेंगे, नहीं होगे तो हम क्यों करेंगे? कोई अपना विचार रखना चाहता है, आप आइए और अपना विचार रखिए। एक सेकंड। हाँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा करूँगी। हमारे जो पीछे से संघर्ष समिति इन्होंने बनाई है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो भी अपने आप से कोई डिस्कशन रखें क्योंकि इनका भी है। इन्होंने हमारे साथ जी पठान आज के रजनीश जी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं साथ जी। तो इन्होंने कमेटी बनाई है। ये लोग कोर्ट में जाने के लिए तैयार है कि हम इन चीज़ों के लिए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए वैसा एक सबसे जरूरी चीज़ है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपने किसी के साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप दर्जन में से भी 2 मेंबर इस कमेटी में शामिल हों तो ज़्यादा बेटर है। ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और बातचीत भी रहेगी। मैं इनके साथ नहीं हो सकती। हाँ, जो भी है आप अपने आप से तय करिए कि आपने कौन से 2-3 चुके निर्णय को आप करिए। अभी आपके साथ अपना ये मीटिंग करेंगे और सारी बात बताएंगे। धन्यवाद कि आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैडम जी एक मुद्दे को पर बात कर रहे थे, बोल रहे थे। वो था कि यहाँ के जो निवासी हैं वो भूमि के मालिक ही नहीं हैं। तो इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये जो ज़मीन थी इनके पास, ये शामलात थी। शामलात अलॉट की उस वक्त उन प्रधानों ने पंचायत ने ये सभी को अलॉट कर दी। उस वक्त पटे दिए या न दिए, उस वक्त उन प्रधानों को उसकी पावर थी अलॉट करने की। और रेवेन्यू में एंट्री हुई नहीं हुई वो कब्जा करने वाले जाने या वो जाने। पर इसकी आप कोशिश करें तो सन 1977 में जब शांता जी की सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी हिमाचल में शामलात ज़मीनें थी उनको सरकारी डिक्लेयर कर दिया। इसमें ऑब्जेक्शन लिए इन्होंने पंचायतों से कि कौन कौन सी पंचायतों जो है वो अपनी ज़मीन को इसमें सरकारी में नहीं देना चाहती हैं। तो सिर्फ एक कन्यारा पंचायत थी और दाड़ी पंचायत। इन दोनों पंचायतों ने अपनी ज़मीनें नहीं दी थी सरकार को, पर बाकी ने ये कर दिया था कि ये ज़मीनें सरकार को चली गई। पर जिन लोगों के कब्जे पहले हो चुके थे सन 70 से पहले, तो वो उसके मालिक हैं। कोई किसी सरकार की, किसी संस्था की ये हिम्मत नहीं है कि उनको बिना पैसे से निकाल दें। वो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और देना होगा और आपको उसकी लड़ाई लड़नी होगी यदि आप में हिम्मत है तो। और एक दूसरे की तरफ देखते रहे तब सरकार ने तो कागजों में दर्ज कर दिया कि हमारा सरकारी पर है ये सरकारी लोगों की अपनी प्रॉपर्टी बन चुकी है। सब 70 साल का कब्जा थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। किसी किराएदार को 10 साल रखना तो वो
भगवान से बात नहीं प्लीज आप सुन लीजिए, आपने मतलब कि जिसको नहीं सुनना है वो कुछ भी निकल जाइए बाहर। और दूसरा, अब जो नोटिफिकेशन पहले एसआई के लिए अखबारों में सरकार ने दी थी, उसके लास्ट में ये लिख दिया था कि सहमति के उपबंध जो है वो किस मुद्दे पर लागू नहीं होंगे, हमारी जड़ें उसी वक्त काट दी गई। उस नोटिफिकेशन में दो लाइनों में जड़ें काट दी हैं हमारी, और उस पर उन्होंने 2015 का एक्ट जो है वो लागू किया हुआ है, उसमें सिर्फ दुगना पैसा मिलना है, 2 गुना पैसा। और इसमें एक कमी और है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, स्टेट ऑफ आईडी नहीं बढ़ाती कहीं भी। हमने आरटीआई डाली थी कि ये बताया जाए कि किस कानून के तहत हिमाचल सरकार जो है वो अड्डा बना रही है। क्या हिमाचल सरकार को हवाई अड्डा बनाने की परमिशन दी है केंद्र सरकार ने? तो वो कुछ भी नहीं है। ये हवाई अड्डे की परमिशन जो है, हवाई अड्डा विस्तारीकरण की जो इसकी थी परमिशन थी, वो हमने डीसी के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मांगी, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है। वो लेटर हमारे पास है, और कुछ ही दिनों में हम उसको लेकर, उन चीज़ों को लेकर हाई कोर्ट में जाने वाले हैं 2-4 दिन में। जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, उसके लिए सभी को लड़ना पड़ेगा, चाहे इच्छी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि सरकार वंचित है, सरकार के अफसर वंचित है, जिनका हम गले में हाथ डालकर जिन लोगों को स्वागतम करते थे, उन्हीं लोगों ने ही हमारे गले को काटा है। अपने गले में उनके गले में हमने हाथ डाले, पर उन्हीं ने हमारे गलों को काटा है और काट रहे हैं, आगे भी काटेंगे। तो वो लोग जो हैं वो बड़े बड़े होटल के मालिक हैं, वो भूमाफी है, वो सक्रिय हो गया है। कोई कह रहा है, कोई भूमाफी वाला कह रहा है कि मैंने तो इतने कनाल जमीन खरीदी है यार, बात ले लो। वो शुरू हो गए हैं दलाली के नाम पे, उसमें लोगों से कंटेक्ट करने के लिए कि हमारी ज़मीन खरीद लो। तो उनसे भी बचना है, वो उनको नंगा करना है। अब जो बड़े बड़े भूमाफी हैं जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, उनको नंगा करना है कि उन्होंने क्या किया है। और जहाँ तक कि सरकार में पहुँच है, जो कुछ भी करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। उनकी साजिश है जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाओ। कितने के वो जहाज आएंगे यहाँ, कितने के माने कि 2000 आदमी भी आ जाता है, बगड़ वालों को क्या फ़ायदा होगा, इच्छी वालों को क्या फ़ायदा होगा। 2000 आदमी क्या होता है धर्मशाला में? इस वक्त धर्मशाला में केवल 6000 कमरे हैं होटलों के, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में 6000 कमरे। 6000 कमरों के लिए हम हो जाते हैं। ये इस वक्त सरकार की बिल्कुल तानाशाही बिल्कुल जोर से लगे हुए, और उसमें है कौन? हमारे नेता हैं, जिनको हमने वोट दिया, वोट करवा रहे हैं, धड़ करवा रहे हैं, पैसे ना होते हुए फिर भी ये करवा रहे हैं। इस माफिया से हम बचने का भी रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम इससे बच पाएंगे। ये हमें भिखमंगा बनाकर ही छोड़ने की आदत है। या जो गगन के व्यापारी हैं, उनका बिजनेस अगली जगह इस लेवल पर पहुंचने में कितने साल लगेंगे? बहुत मुश्किल होगा उसको बचाना। तो जो सेंट्रल सरकार, यदि हमारी जो केंद्र सरकार है उस तक पहुंच की जाए, उसको पूछा जाए, या उनसे कोई कानूनी ऐसी अड़चन पैदा की जाए कि केंद्र सरकार से ज़मीन को ले, ना कि हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार का काम सिर्फ इतना है कि वो अपना अधिकारी दे और ये बताए कि हमने ये ज़मीन आपको देनी है, बाकी कोई काम नहीं होता। ये तो अपने पैसे उड़ा रहे हैं। कल को कोर्ट के समय हज़ारों करोड़ रुपए का केस हो जाते हैं, फिर तो कंपनी की जिम्मेवारी होगी, वो ये आप छोड़ेंगे नहीं, उसको जिम्मेवारी को सहन नहीं करेंगे। फिर ये कहेंगे कि ये तो AI ने किया, तो लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जाएंगे कि हिमाचल सरकार के पास जाएंगे। हिमाचल सरकार पहले डालेगी कि हमने नहीं बनाया एयरपोर्ट, इन्होंने बनाया है। अभी तो ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इन्होंने सैंक्शन दी भी है, इसकी सैंक्शन की नहीं दी है। तो आप लोगों में से किसी की पहुँच है आगे तक, तो उस लेवल पर पता करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस कोर्ट केस को उसमें हाई कोर्ट में फाइल करें, और उसको स्टे करा या कोई हो तो कार्रवाई हो सके तो उसमें करें।
बाकी हमने परसों एक खबर दी थी कि सरकार से या डीसी कांगड़ा से पूछा जाए कि विस्थापितों के लिए पुनर्वास के लिए क्या नीति सरकार के पास है, क्या नीति बनाई है, तो उनके लिए क्या नियम बनाए हैं, क्या रूल बनाए हैं। तो पत्रकार बंधु से मैं निवेदन करूँगा कि उसमें 2 शब्द लिखकर इसको बता या तो इन भाइयों पत्रकार बंधुओं की बात आगे प्रेस में मानी दी जाती है या और खबर किस पेज में लगती है? कांगड़ा पेज, कांगड़ा सिटी, वो कांगड़े से बात जाती है। छोटी खबर नहीं है, ये मसला है वो आपके द्वारा ही को आपने आवाज है, वो आप हमारी आवाज है इसी के साथ। मेरे ख्याल से ना सबसे बेटर होगा कि जिससे कॉम्पेंसेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये पठानिया जी ने इंटरव्यू किया हुआ है और बड़ा डिटेल्ड है, तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर बता सकते हैं, सबसे बेटर ये बता दो इंटरव्यू किया हुआ है दिमाग से, और उसमें उन्होंने क्या जवाब दिए हैं वो सारा ही उसमें है। अगर नहीं होगा तो आप उसके बाद उसका जो आपको चीजें की जा रही है तो उसमें देख सकते हैं, बहुत बड़ी है। यहाँ से पता लगता है कि लेटेस्ट डिसीजन कॉम्पेंसेशन बाकी रिसेटलमेंट की है, डेटाइजेशन की क्या है, इसमें सारा इंक्लूड किया हुआ। बात याद करके जितना हो सकता है तो जितना बैटरी है बता सकते हैं वो जो है वो सबसे अच्छा रहेगा। नमस्ते जी। आज ना थोड़े जिहा मुद्दे से भटकी आ रहे, पहले एक आरोप आई ना मीडिया में, तो जब तक अह कुछ नहीं करके तो लोग सामने नहीं आएंगे तो खुद के एविडेंस तो कुछ ना कुछ चाहिए है ना। तो बड़ी पहले भी जिन्हें सारे गल बोली कि अह कट्ठे नहीं है, लेकिन इस चीज़ों का फायदा जी सरकार उठा। चलो छोड़ो, मेरे कहने मतलब है कि अज जी मेरी गलबात हुई जिससे है कि एक परिवार को एक यूनिट मनया जा रहा, फिर इसी सिर्फ 3 विषय यानी 6 मरले जमीन देनी है सरकार इसके ऊपर नहीं मिलनी है। दूसरी गल ये बोली कि जी पंचायत उजड़नी जिथे लोग उजड़ने जिन्हें पंचायत एडजस्ट किया जाना है। हूँ मैं जो गगले की गल करा तो बच्चा तो कितने करा पंचायती जमीन कितनी खाली जिसे तुम बसाना नहीं, जितों सरकार जमीन कितनी कराए जी सरकार की है अकॉर्डिंग टू सरकार। आह जिस पर ईसाई रोंगी है मुसलमान होंगे ना तो बाहर जाइए कि बसीए उतनी रुकावट है लोगों की। एक गल याद रखते बीजेपी कांग्रेस ने बोली क्या कि इन वेला जो तो ना सारे किस्म के मैं पहले भी कोई डिस्कस करा था कि हाँ जहाजी बनी रही इससे ज़्यादा साड़ी कोई औकात नहीं है। और कुछ लगा था भी गगड़े वाले इसी वाले उस वाले विरोध करके तो लोकसभा क्या हो जाना उतना घाटा हरा धर्मशाला वाले लालिया पूरे कराई जाना। कनाल के हिसाब से जमीन जानी तो मुआवजा मिलना फैक्टर 1 यानी डबल, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। सांझो देनी 6 मरले तो एक ग्रास रूट की गल करें, एक आम आदमी वाली गल करें जो उपर होटल बने से कितने कितने मरले च बने होटल जिन्हें फायदा पूछना है। तो तालो तो फिर अह कट्ठे नहीं होंगे इन्हें सारिया चीज़ों पर एक राय नहीं होंगे तो सांझो एक दूए पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। कट्ठे तो हो यारो पहले कट्ठा हो नहीं राजी कोई नहीं है, एक सज्जे चले एक खब्बे चले एक पिछे चले एक अगे चले जिसका कोई फायदा नहीं है। पहले भी मैं ठीक गल बोली कि बई दिहाड़ी जहाँ कट्ठे हो ही होंगे, दिहाड़ी सोशल इंपैक्ट सर्वे चले तो सारी चीज़ां चली जाती दिहाड़ी कुछ आराम में हो जाता। हूँ पैसे लाने नौबत आई हो, कोई भी वकील है जिन्हें 4 पैसे लैने ना जिन्हें थोड़ा केस अगे लड़ना है। तो पहली गल तो है कि बीजेपी कांग्रेस ने बोली मैं मूँह और गला कुछ मेरी गल बोली लगी तो है लगे बट है कि तुम उम्र उजड़ी जाना हाँ सारे गगड़े अं जमीन मिलनी है कुछ अह सारे बोली जाते तुम भी बोलना इसके बाद कि थोड़े दिल च क्या है क्योंकि सुनने नहीं बैठे जी थोड़ी रू करती सर जिहा गल्लां करा सरकार कोई ये नहीं है कोई जगह नहीं है कोई जमीन नहीं जितों तुम बसाने फिर पता क्या होना बाबा बड़ो दी पहाड़ियां ने दसा दे ऑफ द रिकॉर्ड भी अरा उस पास एडजस्ट कर लेंगे तुम बसना जितों जाइए
6 मरले ने गुजारा हो जाना है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਸਹਿ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਗਾ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ ਗਏ। ਜੇ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਮੰਨਣੇ ਦੀ ਤਰਨੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਾ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਰੋਆ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਣੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੇ ਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੈਠੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DCR ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਡੈਮ ਹਾਊਸ ਦੀ खुद ही एडजस्ट होए ना कोल डैमे वाले होए, मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ एडजस्ट नहीं होया। एडजस्टमेंट तो सानू आपू दिखना पौनी, सानू सरकार एडजस्ट करना पौनी है। हालांकि मेरी गल पौड़ी है पर भाई तुहां अपनी अगे अदा च रहा। तुहां एक गल देखना तुसीं कितनी जमीनां तुहाड़े कितनी जमीनां खरीदी लईयां, पिता पुरखियां जमीनां सारे खोने पूरे चंगले च पिओ। साड़ी बात आई कि आम आदमी की खुद की होती जमीन ले लेंगा। इन्हें ठीक गल बोली कि जो लैंड माफिया है ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਾ ਹਾਂਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਾਰੋ ਹਾਂਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਅਰਥੀਕ ਕਰਨੇ ਲੈਣੇ 4 ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਡੈਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਪੁੱਜੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣੋ ਯਾਰ, ਆਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦੇ। हाँ साड़ी आइडेंटिफिकेशन जी गगड़े की सभी मुकी जानी है। अज हाँ बोलते कि जी यहाँ लोकल ने रबूजी ने डैम हाउस ने तलवाड़ी ने खाने ने डमकाने गल्लां मेरी जरूर कौड़ियां पर तुहानूं समझना पौनी है चीज़ां नहीं तो साढ़े बच्चे माफ़ नहीं करना। इस गल याद रखनी तुहां अपने बच्चे के गले अंगूठा तो छड्डा तुहां पैर रखना जिन्हां दे उपर कि मरी जा सारे। एक किसी भी तरीके से जज्बा होंदा है तुहानूं अपने अंदर तैयार करना पौना। पुल जाओ कि तुहाड़ी किसी साइड रहेगा सानू अपने आप ही अपनी जी रक्षा है सानू अपने अधिकारों की करना पौनी है। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। पहले बोलते रहे ना कि आवा बैठा गला सही आइए भी 4 तुहां खड़ोइए गल्लां करना 4 तुहां खड़ोइए गल्लां करना। अज जिसका नतीजा है कि सरकार बेकाबू होती जा रही। इतों की CID ने होने ना अखे बखे जिन्हें मारना तो मारना फोन करना उन्होंने भी फोन करना भी थोड़ी मीटिंग में क्या होया तो अज एक तक कसम खाने चली पाओ कि तुहां बाहर निकलना है। इसके बाद तुहां बोला भी तुहाडे दिमागे च गया ये रिप्रेजेंटेटिव है ना तुहाडे तुहां जी ना बोल के ना चलना है। बट सरकार वाल तुहाडे वास्ते कुछ नहीं है। बिल्कुल एक छोटा जिहा उदाहरण मैं तुहाडे हुंदा ही कि जिहड़े उजड़िए जिन्होंने अज एक तंबू नहीं मिलदा दा जिहड़े बड़ी बड़ी कोठियां च रहिंदे सी। साढ़े घर छोटे घर हैं चाहे बड़े घर हैं तो हांजी भी महल्ले तो घट नहीं है बई जाती दिहाड़ी। एक काकू भाई सामने बैठे दुद्धे वास्ते मशहूर हैं ना तो कहना कोई कौन काकू कौन दुद्धे वाला कौन कैसा वाला साढ़े ना नहीं बननी है। तो सारे की मरने पर नहीं मानू मिलना हाँ जी लकड़ी पाने नहीं मिलना है। कि तुम देख लिया कि बोने है कि तुम जो जो तुम बोलना है सह बोला हूँ थोड़ी गल सुनी उसके बाद रजनीश होना कंक्लूड कर लेंगे। हाँ सह तो तुम तय करना है जे हूँ भी तुम लग लग चली गए तो फिर भी कोई रास्ता नहीं है। आज कल हाँ कट्ठे हो जाएंगे ना इन्होंने चूड़ा पर जानी चलना चाहते जी। अगर हाईकोर्ट केस लड़ना चाहते तो क्या सारे कुछ बंदे सहमत है इन्हें जाने सहमत है। ये जितने मेरे भाई बंधु क्या इनके साथ चलने के लिए तैयार है जो तैयार हो अपने नाम के राशन पैसे लेकर दिमागे हाँ कुड़ी ने बोला दिमागे गल तो सारे बोल नहीं सकते आई ने ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ये बड़े हौले बोलने वाले मानू होने थोड़ा जहा शांति रखो। भारत माता की जय।
आज इस एयरपोर्ट विस्तार की जो मीटिंग है, इस मंच पर बैठे मेरे गद्दर के प्रधान और आपके व्यापार मंडल के प्रधान और मेरे साथ आए हुए मेरी संघर्ष समिति के सचिव और प्रेस बंधु, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पहुँचे थे। किस बात के लिए इकट्ठे हुए और क्या बात कर रहे हैं हम लोग? बड़ी देर हो चुकी है मित्रों। बड़े दिनों से हम लोगों ने आपके नुमाइंदे जो हैं यहाँ पे संपर्क साध के रखा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि हम तो पट्टे की ज़मीन पे हैं, कोई बोल रहा है कि उजड़ जाने दो, और कोई बोल रहा है कि नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या हमें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना? सर हमें लड़ना चाहिए। जो आदमी अपनी माँ बनी अपनी माटी के लिए, वो किसी के नहीं हो सकता सर। क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे हैं हम लोग पटे में हैं, उन लोगों की भी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी। मेरा प्रेस बंधुओं से स्पेशल निवेदन रहेगा, जो मैं आज बोलूंगा उसको छापना पड़ेगा। सीबीआई के लोग भी हमारे से संपर्क साधे हुए हैं, मैंने उनको भी बोला हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आगे आ जाओ, नहीं तो सब कुछ हो बैठोगे। हम लोग आगे निकल चुके हैं। हफ्ते में 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम लोग को आगे निकल चुके हैं। आप लोग किस पीछे आएंगे या नहीं आएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम पैसे की बात नहीं आपसे करेंगे। जो जितना पैसा हमें चाहिए हमने इकट्ठा कर लिया है, और आपने अपने आप को कैसे बचाना है वो आप देखिए। हम सबके लिए जाएंगे, आप जाएंगे, जो इनके साथ जाना चाहता तो जाए ना, लेकिन जो की बात नहीं है, सबको साथ चलना पड़ेगा, सबको साथ चलना पड़ेगा। सर आगे नहीं चल रहे साथ है। देखिए अगर किसी को कोई गलतफहमी है कि हम करोड़ों में कमा रहे हैं, करोड़ों में सरकार हमें मुआवजा देगी, तो वो इस गलतफहमी को छोड़ देगा। आप रोड पे आ जाओगे। अभी मैं ये हमारे उदय जी हैं, इनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने जो उधेड़ी है इनकी पक्षियाँ, मैं इनको शाबाशी देता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और सरकार से ज्यादा तो इन अफसरों को लगी हुई है एयरपोर्ट बनाने की। इन्होंने नहीं पकड़ी हुई है, सरकार से ज्यादा तो इनको लगी हुई है। अभी टेक्निकल अप्रूवल इनके पास नहीं है। मांडी खंड की अभी 3 एरी है, या अभी चल रही होगी इंस्पेक्शन। और सबसे पहले भूमि का अधिग्रहण करेंगे ये लोग। टेक्निकल अप्रूवल नहीं है हमारे पास, दस्तावेज पड़े हुए हैं, वो प्रमाणित है, इन्होंने भेजे हुए हैं सिविल बिल्कुल नहीं है इनके पास। हमने इनको ये भी लिखा है कि आपको एक जोन है, कितने बड़े जहाज उड़ाते। हमने ये भी लिखा है कि पिछले 2 साल का हिसाब दीजिए हमें, कितने पैसेंजर आए और कितने गए, वो हमें हिसाब दीजिए। तो ये देंगे, इनको देना पड़ेगा। और अगर हमें नहीं देंगे तो ये नए आगे में देंगे, हम वहाँ से भी ले लेंगे इसके साथ। लेकिन पहले इकट्ठे हो जाओ, ये जगह आपको नहीं मिलेगी। ये कौड़ियों के भाव आपसे ये जगह ले लेंगे, फ्री में लेंगे। अभी नाम ये दिखा दो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम काम जो है तो दिल छोटा करने की बात नहीं है। आप इकट्ठे हो जाओ। आपके सामने पंजाब का मुद्दा, किसानों का मुद्दा बिल पास हुआ हो, वापस हुआ है। अगर आप इकट्ठे हैं तो सब कुछ हो सकता है। सरकार छूट सकती है, कहीं और हमने उनको ऑप्शन दे रखी है, वहाँ बनाएंगे। और एयरपोर्ट खाली जगह में ही बनाया जाना चाहिए।
बात कर रहे हैं कि ये पब्लिक की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में एयरपोर्ट बनेगा, चंद अमीर लोगों के लिए एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन जो लोग गुजर रहे हैं उनके इंटरेस्ट की क्या बात है? किसी ने पूछा आपको? पहले आपके बात करें हमारे साथ क्या सिस्टम बनाने वाले हैं, क्या मुआवजा देने वाले हैं, तब हम सोचेंगे। अरे 5-5 करनाल जो जमीन हमारे से ले रहे हैं उसके 6 मरले, ये कहाँ की इंसाफी नाइंसाफी है? हमें न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा बताइए आप? और चुप बैठने से नहीं होगा ये। बड़े कम लोग आप इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आप विधायक के पात्र हैं, आपने इतना दम तो रख दिया, आपके पीछे हजारों लोग चलेंगे। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो आ जाओ रोड पे, सड़कों पे आओ। आज मैंने सीबीआई के बंदों को बोल दिया है कि ये जो हमारा ये जो संघर्ष का तरीका था पहले शांतिपूर्ण था, लेकिन अब ये ऊपर रूप लेगा, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। मतलब इसमें आप यही बताएंगे, एक तरफ तो आप बोलेंगे न्यायालय में जाना है और दूसरा आप कह रहे हैं कि सड़कों पे आना है, तो डबल तो नहीं हो सकता। डबल तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, न्यायालय में हम जाएंगे, न्यायालय में 99% इसको चैलेंज करेंगे हम। 1% अगर कहीं हमसे चूक हुई है तो पौड़ियों में बात को उम्मीद नहीं, मात्र ये बोलने से कि उठ जाए ले लेगी सरकार, भाई बोल रहे हैं कि ले ले करोड़ों रुपया मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इसके लिए भी आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आपने देखी है और ये अभी तो इन्होंने शायद न्यूज़पेपर में भी नोटिफिकेशन निकाली है, तो ये छिपा छिपा के पारदर्शिता कहाँ दिखा रहे हैं? छुपा छुपा के तो ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है इसमें भी बड़ी त्रुटियां हैं, हमने बारीकी से इसको स्टडी किया है। अगर 7 वाले की 2 करनाल लिखी है तो उसके 7 वाले की 2 मरले लिखी हुई है, ये आनंद फानंद में किया हुआ है काम है इसका। कितने बंदों का नाम भी नहीं है, कई बंदों के तो नाम ही नहीं है। अभी हमारे 8 घर है उधर, 8 घर का नाम है, हमारा नाम ही नहीं है। यही तो ये भी चैलेंज वाली चीज है, ये आनंद फानंद में किया गया काम है। और पटियाले वाला ये ਜਿਹੜੇ बोल रहे ने रजिस्टर्ड है ओनरशिप है, आप सब रजिस्टर्ड हो। उस टाइम जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय क्या परिस्थितियां थी? सरकार ने दी होगी जमीन, नहीं चढ़ा पाए वो इनकी गलती है। हमने तो लोगों ने बसना था, इनकी जिम्मेवारी थी। नक्शे बना कर दिया है, गलियां बनाई हैं, मकान सब कुछ बना है, नक्शे बने हैं। अगर आपके पास है उनको रखिए, आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा, इसको रखिए। और सबसे पहले संघर्ष के लिए तैयार रहिए। 1 इंच की जमीन नहीं देंगे हम, ऐसे 1 इंच की जमीन नहीं देंगे हम, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। मैं ये टोका सॉरी तो मुआवजे के चक्कर विरोध है कि 1 इंच जमीन की देनी, 1 इंच जमीन बिल्कुल तय चीज़ा होनी तो शायद एक जरूरी है, बड़ा बड़ा सवाल है, बड़ा आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग मुआवजे के चक्कर में होंगे, पूरी गल ठीक है, लेकिन उनको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये बात आप समझ हैं आप दूई गल इन्हें टीमां भेजनी थोड़े घर ना बने, बनना नहीं टीमां नहीं बनना नहीं। ये हमारे से हमारी भूमि हमारी दुकानें खरीद रहे हैं और सस्ते में बेचेंगे, बताइए। और न्यायालय में आप कोई बताए न्यायालय की बात आप विरोध में करेंगे, न्यायालय की बात आप उस समय करेंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद हम खुद आपके पास न्यायालय की बात करेंगे। अभी कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो उजागर नहीं होंगी, लेकिन संघर्ष हमारा जारी है। लोगों के लिए 1 इंच भी जगह अब शांति के लिए नहीं होगी, नहीं, अगर आंदोलन की बात होगी तो शांति प्रिय बिल्कुल नहीं होगा। और भूख हड़ताल भी जिस उन्होंने बोली गई थी वो 2 घंटे के सामने बिल्कुल होगी, ठीक वो सब
सबसे पहले आप एक हो जाएं, नहीं तो ये आपको आनंद आनंद में निकाल देंगे। एक हो जाओ। ये कुछ एमएलए हैं, कुछ एमपी हैं, उनकी नहीं चलेगी। हम उनको स्पष्ट बोल देना चाहते हैं कि जो जमीनें आपने खरीद रखी हैं या तो उनमें से खरीद लिया है, और अगर ये ब्यौरे की बात करेंगे तो वो भी हम देंगे, वो हम देंगे कहाँ किन लोगों ने जमीनें खरीद रखी हैं। 100 प्रकार जमीनें खरीद रखी हैं और गरीब लोगों को जा रहे हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलता हुआ मैं आपसे एक ही अनुरोध करूँगा कि अगर संघर्ष करना है तो इकट्ठे होकर कीजिए, नहीं तो आपको अकेला करके ये लगाएंगे। और न्यायालय में जाना है वो आपकी अपनी मीटिंग होगी, अपनी मीटिंग में डिसाइड कीजिए। हमारे साथ जाना है, अकेले जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम तो जा रहे हैं और कुछ लोग शायद हंस रहे होंगे यहाँ पे कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, ये तो हो गया। अरे अब अभी तो इनके पास टेक्निकल अप्रूवल ही नहीं है, पूरे दस्तावेज हमारे पास पड़े हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमने हाई अथॉरिटी तक लिख के रखा है, कोई कुछ हमें नहीं मिला है। वो न्यायालय पूछेगा, इन्होंने लिखा हुआ है, क्यों नहीं पूछा गया? वो हमारी पुस्तक खुद की है, वो सब कुछ आपके सामने उजाड़ के एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। हमारी यही सरकार की मांग है। धन्यवाद। वन बाई वन को अपना सुझाव देना चाहे प्लीज। अब बहुत सारी मीटिंग हो रही है, मुझे भी अचानक मैं बीच में आपके बीच में आया हूँ, मैं बिना बुलाया आया हूँ। जो चीज़ें मेरे को सामने नजर आ रही हैं, हमें करना क्या है? बात तो ये कि अब हमें जो है वो क्या करना है। पिछी वाले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अब गग्गल वाले सेपरेट है, इच्छी वाले लग हैं, क्योड़ियाँ वाले को लग हैं। कम से कम मैं समझता हूँ कि इच्छी वाले जो कर रहे हैं वो करते रहे अपने हिसाब से। गग्गल की एक ही बने, एक ऐसा फाइल करें। हम इच्छी वाले फाइल कर रहे हैं, या फिर गग्गल वाले स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे चंदा इकट्ठा करके अपनी टीम बना के वहाँ पे वो पैसा इकट्ठा करें। क्या हंसराज जी वो जो है वो स्पोर्टिंग पे रखें, पैसा हमारे पास आते। देखो पैसे के बिना नहीं बात होगी है कोई भी। आप जो लोग कटेना है उसको भी कोर्ट में ही रखा जाएगा। कोर्ट के बिना कोई भी चीज मानने वाली नहीं है, सरकार नहीं माने। अगर सरकार मानती तो आज तक मानी होती, तो इस चीज को भी कोर्ट में ही रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, फाइनेंस चाहिए, उसके लिए वकील के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए आप एक अलग से टीम बनाइए, एक केस हमारी तरफ से हो जाएगा, एक आपकी तरफ से हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डेंस चलते रहेंगे। अब लोगों में धारणा की केस उनका 2013 एक्ट थी, ये सरकार आपको कैबिनेट में पास करी था, फलाना करी था, भाई देता जानी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मोना जी ने कहा कि जो किसान बिल था वो भी वापिस हुआ। बहुत सारी कमियां हैं इस बिल में, बहुत सारी कमियां। बहुत गग्गल का बनाना है तो गग्गल में बना दे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें सुना तो सही। वो कोर्ट तो कई लोग ये कहें कोर्ट तो सुनेगा ही, कोर्ट तो पहले आपका केस एडमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कोर्ट में क्या हम इंसान नहीं है? हम लोग भी तो इंसान है। लोगों ने इतनी धारणा बना रखी है। मैं आपको ये मैं थोड़ा सा एक अलग लहजे में भी कहना चाहूंगा, इच्छी वालों को आप संपन्न लोग मत समझिए। वो खेती बाड़ी वाले 6-6 मरते की एक कनाल में नहीं हुई है, वो मजदूरी करते हैं। आप लोगों के पास मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने चंदा दिया। लेकिन गग्गल एक बिजनेस हब होने के नाते जो 700 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, आज वो इकट्ठे नहीं हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है। मैं शाबाशी देता हूँ गरीब महिलाओं को जिन्होंने 5,000 रुपए इकट्ठे करके जो 1 लाख क्या कर रहे हो आप? इकट्ठा नहीं हो सकते। हमें पैसा नहीं चाहिए आपका। आप एक अपनी टीम बनाइए, उसको आगे बढ़ाइए, कोऑर्डिनेट करिए एक दूसरे के साथ, तब लड़ाई होगी। जमीन मैक्सिमम लोग कम खरीदी मिलेंगे होंगे, कोई ऐसी गल नहीं। लेकिन हम सब जो है वो समूहित, और जब इच्छी वाले डालेंगे केस, तो क्या इच्छी वाले का केस है तो आड़े का केस होना चाहिए।
कोई पैसे का केस थोड़ी मेरा रेछी जाने पे असल पैसे में बाई नहीं जाना है। लेकिन हंसराज और उनका मैं दम रखता हूँ, जिन्होंने पिछली बार में दम रखा हुआ है। करोड़पति और अरबपति क्या लेने गड़बड़वाड़ी हम नहीं। बताओ आप जो गरीब लोग हैं तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप इकट्ठा होइए, एक अपनी टीम बनाइए प्रधान किसी के भी कमेटी के अंदर, और उनको जो एक केस डालिए या सबऑर्डिनेट करिए, तब हम सफल हो पाएंगे। और रही हुई पट्टे की बात, तो पट्टा भी चैलेंज होगा, वो भी कोर्ट में। यहाँ कहने से कुछ नहीं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कोई गलती हो तो मांगूंगा, लेकिन ये जो कलेक्टिव बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट में कोई बात होती है तो सड़क पे भी वो अलग बात है, लेकिन हम जो है वो इसीलिए आए हैं कि हमें सहयोग मिले। 2-3 केस लग जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट एक या दूसरे का सुने कैसे। जो इनके साथ चलने के लिए तैयार हो, मैसेज तो अपना सुझाव नहीं आप सभी बैठे सुननी है, आपने भी दसो यार।